सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इस बार तो यह तय है कि 2024 में मोदी 3.0 पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं और इसके साथ साथ तीसरे टर्म की गारंटी मोदी ही है और भारत को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी कह देते हैं कि बीजेपी की 370 सीटें आ रही हैं और एनडीए 400 लेकर आ रहा है या 400 के पार जा रहा है। तो ये आत्मविश्वास, क्योंकि वो जो 30 का मार्जिन है उसमें आप भी शामिल हैं और आपका अपना दल है, ऐसे में 400 पार की भूमिका में अनुप्रिया पटेल अपना दल को एनडीए में घटक दल के तौर पर कैसे देखती हैं? बहुत धन्यवाद आपका, पहले तो अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। अपना दल आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना साथी है। उत्तर प्रदेश में हम एक साथ 4 चुनाव लड़ चुके हैं, 2 विधानसभा, 2 लोकसभा। और अगर अपना दल की परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो लोकसभा में हमारा जो स्ट्राइक रेट है वो 100% रहा है और इस बार भी मैं कह रही हूं कि अपना दल का स्ट्राइक रेट 100% रहेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही एनडीए के संबंध में, तो उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा मजबूती एनडीए को दी है। 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, और इस बार भी मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं, हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ शामिल हुए हैं और सबकी मिलीजुली ताकत से एक बार फिर 2024 का जो चुनाव है, 2014 और 19 से भी बड़ी मजबूती हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर जो मतदाता है वो एनडीए गठबंधन को देने जा रहा है। आपने अपना दल और उसकी प्राथमिकताओं का जिक्र किया, नीतिगत बातों का जिक्र किया। आरएलडी का स्वागत कितने खुले दिल के साथ अपना दल कर रहा है एनडीए में? और दूसरा, जब मैंने नीतिगत चीजों की चर्चा की तो क्या, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसीलिए अगर उसमें कुछ विरोधाभास भी हो तो राजनीतिक लाभ के लिए उसके साथ सेटल डाउन किया जा सकता है? देखिए, अब आरएलडी क्या सोचकर आई है ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं एक घटक के रूप में, हमारा एनडीए का परिवार, हमारा एनडीए का कुनबा है, उसमें एक नई बढ़त हुई है, एक नया सदस्य शामिल हुआ है और मैं तो समझती हूं कि सारे दल मिल करके एक दूसरे की ताकत बढ़ाएंगे। तो अपना दल की ओर से तो जब ये मीडिया रिपोर्ट्स भी मैंने देखी थी तब भी मैंने स्वागत किया था और आज भी मुझे खुशी है। आरएलडी एक लंबा संघर्ष इस पार्टी का रहा है और आज तो प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा निर्णय भी लिया है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया है, भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया है, तो उस पर भी मैं अपने पार्टी की तरफ से उनको आभार व्यक्त करती हूँ और हमें खुशी है कि हमें एक और सहयोगी मिला है और एक नए सहयोगी के आने से निश्चित रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हमारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन इस परसेप्शन को आप किस तरीके से देखती हैं? जब आज भारत रत्न का ऐलान हुआ, इससे पहले जयंत चौधरी शामिल हुए, चौधरी चरण सिंह के लिए भारत रत्न का ऐलान, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि टाइमिंग में बड़ी सॉलिड है ये पार्टी, यानी कि जब चुनाव नजदीक होते हैं तो किसको कैसे साधना है, इसकी स्ट्रैटेजी में बहुत माहिर है। देखिए, किसी को भी अपनी टाइमिंग सही रखने के लिए किसी ने रोका तो है नहीं। यूपीए के पास भी मौका था, वो भी अपनी टाइमिंग और अपने डिसीजंस को सही रख सकते थे। जहां तक पद्म पुरस्कारों से लेकर देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की बात है, तो मैं इतना ही कहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन का युग तो इस दृष्टि से आया है और इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि अगर हम देश के 4 सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो पहले जो खास तक सीमित रहता था वो आज आम तक तो पहुंच गया है। राष्ट्रपति भवन में आप जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है तो जो पुरस्कार विजेता होते हैं, आप देखिए कितने आम चेहरे होते हैं और उन्होंने अपना पूरा जीवन अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए योगदान दिया होता है, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की होती हैं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा सम्मान उन्हें मिलेगा ऐसी उम्मीद उन्हें नहीं होती है। तो आज हम कई ऐसे चेहरों को देख रहे हैं जो बहुत आम हैं, लेकिन देश के लिए उन्होंने बहुत खास काम किया है। तो देश के कोने कोने से ऐसे लोग जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए जीवन अपना पूरा खपाया है, उनको वो इस सम्मान के हकदार भी हैं और मुझे लगता है कि ये काम करने का एक अपॉर्चुनिटी हमारे यूपीए के पास थी, उन्होंने नहीं किया, लेकिन मुझे गर्व है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन देश में लाया है। जो डिजर्विंग है उसको ये सम्मान दिए जा रहे हैं। क्या विपक्ष को ऐसा लगता है कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? क्योंकि आपने जब सर्वोच्च सम्मान की बात की तो कर्पूरी ठाकुर को लेकर जब भारत रत्न का ऐलान हुआ, ऐसे में ऐसा लगा कि क्रेडिट पॉलिटिक्स की होड़ मच गई है। हम तो कब से मांग कर रहे थे, हम तो चाहते थे कि ऐसा ऐलान हो। अरे भाई, रोका किसने था?
यूपीए की सरकार में ऐसे बहुत सारे दल शामिल थे जिन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लेकर अपनी राजनीति चमकाई। बहुत सारे ऐसे दल थे, यूपीए के पास मौका था, क्यों नहीं यूपीए की लीडरशिप ने ये तय किया? क्यों हमारे यूपीए में जो दल शामिल थे, जो सामाजिक न्याय की राजनीति करते आए हैं और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के दबे कुचले वर्ग के प्रति जो योगदान रहा है उसकी बात करते हुए वोट लेते आए हैं, उन्होंने क्यों नहीं इस विषय को उठाया? और अगर वो इतने समय से मांग कर रहे थे तो क्यों नहीं यूपीओ में उनकी सुनवाई हुई? तो उनके गठबंधन में आखिर क्या गड़बड़ी थी, क्या कमी थी, ये तो उनको स्वयं समझना चाहिए। तो आप तो सिर्फ बातें करते आए हैं, आपको श्रेय चाहिए, हमें श्रेय नहीं चाहिए। हम तो सम्मान करना चाहते हैं क्योंकि हम दिल से सम्मान करते हैं, हमारी नीयत स्पष्ट है, और नीयत स्पष्ट है, नीयत साफ है, इसलिए हमने तो आपके बिना कहे ही हमने सम्मान दे दिया। आप तो कहते रह गए, हमने तो करके दिखा दिया। लेकिन इसके साथ साथ जब आप बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की, तो कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़े समाज को आगे लाने के लिए निरंतर प्रयास किए। आज की सरकार ने उनको सराहा, लेकिन जब पिछड़ों की बात होती है तो उस पर राजनीति ज्यादा होती है। जैसे कि आजकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फिर चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रधानमंत्री की जाति को लेकर वो कहते हैं कि बिना सड़क पर उतरे, बिना आंदोलन में शामिल हुए प्रधानमंत्री ने ओबीसी की जाति ले ली। देखिए, तथ्यात्मक रूप से हम किसी बात को रखें तो कम से कम हमें फैक्ट चेक कर लेना चाहिए। सामान्य राहुल जी ने जब प्रधानमंत्री जी की जाति को लेकर सवाल उठाए तो उनके ही राज्य में, उनके ही पार्टी से उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने उनकी बात को काट दिया। तो कम से कम फैक्चुअल चेक जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस जाति से आते हैं, वैसे तो जाति की बात भी नहीं करनी चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सबके लिए श्रद्धा के केंद्र हैं। लेकिन अगर विषय यही है तो प्रधानमंत्री जी मोड़गाची जिस जाति से आते हैं वो तो स्टेट लिस्ट में बहुत पहले 90 के दशक में ही शामिल कर ली गई थी। उस वक्त तो ना वो विधायक थे, ना सांसद थे, ना मुख्यमंत्री थे। तो ऐसी बातें जिनका कोई तथ्यात्मक आधार ही नहीं है, आधारहीन बातों पे अगर आप जनता को भ्रमित करना चाहेंगे तो जनता देश की बहुत समझदार हो चुकी है। तो ये भ्रम फैलाने का काम रुकेगा कब विपक्ष की तरफ से? मसलन मैं अगर बात करूं तो अभी जब आर्थिक नीतियों का लेखा जोखा पेश किया गया तो ये बताया गया कि आर्थिक नीतियां कैसे 10 साल के कार्यकाल के यूपीए में काफी कमजोर साबित हुई। बार बार जो मुद्दा उठाया गया वो महंगाई का मुद्दा उठाया गया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया गया, और प्रधानमंत्री ने महंगाई के मुद्दे को बाकायदा सदन में एड्रेस भी किया। उसके बाद आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लीजिए, राम मंदिर निर्माण की बात कर लीजिए, धारा 370 की बात कर लीजिए, यहां तक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर उत्तराखंड के कांग्रेस के मंत्री हरीश रावत ये तक कह देते हैं कि अशांति फैलेगी और मणिपुर जैसे हालात हो जाएंगे। देखिए, ये तो अपना अपना नजरिया है, अपनी सोच है। बात देश की इकोनॉमी से आपने शुरू की, और मुझे लगता है कि आज जब हमारी कांग्रेस पार्टी एक काला पत्र ला रही है और हम श्वेत पत्र ला रहे हैं, तो बात सिर्फ इतनी ही समझने की है कि यूपीए सरकार के पास भी 10 वर्ष का कार्यकाल था, हमारे पास भी 10 वर्ष का कार्यकाल रहा। अब देश के आम मतदाता को अगर चुनाव करना है तो कम से कम हमें अपना रिपोर्ट कार्ड तो पेश करना चाहिए। देश के आम मतदाता को यह जानकारी तो होनी चाहिए कि आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, पहले ये बात क्यों नहीं हुई, आखिर क्या कारण थे कि ये लक्ष्य पहले प्राप्त नहीं हो सका। देश की अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में कैसे रही और उसके पहले के 10 सालों में कैसी रही, क्या कारण थे। पहले हम 11वीं नंबर की इकोनॉमी में थे, आज हम 5वें नंबर की इकोनॉमी हैं। हम कहते हैं कि हम तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएंगे, उसकी हम नींव रख रहे हैं। तो देश के मतदाता को यह स्पष्टता होनी चाहिए, और हम काम कर रहे हैं, इसलिए हमें तथ्यों को आगे रखने में कोई कठिनाई नहीं है। हम अपनी सारी बातों को, सारे कार्यों को, सारी जो पूरी हमने एक व्यवस्था इतने 10 वर्षों में चलाई और उसके पहले देश के क्या हाल थे, हम इन सारी बातों को देश के आम जनमानस के बीच में रखेंगे। जनता स्वतंत्र है, अपना निर्णय ले ले। 2024 की लड़ाई में ये ब्लैक वर्सेस व्हाइट की लड़ाई आपको कितनी मजबूती देता है? मैं फिलहाल नहीं बता सकती, लेकिन अपना दल का स्टैंड जरूर बता सकती हूँ। और बड़े स्पष्ट रूप से हमने इस बात को कहा है कि देश में कास्ट सेंसस होनी चाहिए, देश में अलग अलग जातियां जो निवास करती हैं उनकी गिनती होनी चाहिए, उनके प्रामाणिक आंकड़े हमारे पास आने चाहिए, और हमारी जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसमें हमें प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है। कौन सी ऐसी जातियां हैं जो विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गई हैं, हम अपनी योजनाओं को रीओरिएंट कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा वंचित है उन तक लाभ पहुंचाते हैं। तो मेरी पार्टी का इस विषय पर स्पष्ट हमारा स्टैंड है
कि हमें कास्ट सेंसस की ओर कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आपने अब से थोड़ी देर पहले स्वतंत्रता की बात की, तो मैं अनुप्रिया पटेल और उनकी स्वतंत्रता का जिक्र करना चाहूंगी। एक लंबा वक्त एनडीए के घटक दल के तौर पर आपका रहा, लेकिन क्या कभी अनुप्रिया पटेल को ऐसा नहीं लगता कि बाकी और भी विकल्प तलाशे जा सकते थे, शायद इससे कुछ और बहुत बेहतर मिलता, या एक एक्सपेरिमेंट ही सही, चलो करके देख लेते हैं? देखिए, राजनीति में हम बहुत मोल तोल नहीं करते, हम विचारधारा की राजनीति करते हैं। और मैंने आपको कुछ समय पहले भी बताया कि हमारी अपनी पार्टी ने एक बहुत लंबा संघर्ष किया है। 1995 से लेकर आज 2024 में हम खड़े हैं। हमने शुरुआती दौर में बहुत सारी असफलताओं का सामना भी किया, लेकिन हमारे अपने एजेंडा के प्रति हमारी अपनी एक वैचारिक प्रतिबद्धता रही है। जहां तक एनडीए के घटक के रूप में शामिल होने की बात है, अगर लंबे समय तक रिश्तों की यह स्थिरता बनी रही है तो इसके पीछे भी हमारी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता ही है। जो विषय हमारे एजेंडा में है, पिछड़े कमजोर वर्गों के विषयों को हमने लगातार अपने एनडीए के फोरम पे उठाया है। बहुत सारे विषयों का समाधान हुआ है, और जब हमारा अपना जो सोशल जस्टिस का एजेंडा है उसकी दिशा में हमारा गठबंधन आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि किसी अन्य विकल्प के बारे में हम सोचेंगे क्यों। हमें राजनीति में क्या प्राप्त करना है? हम राजनीति में सामाजिक न्याय की जिस विचारधारा को लेकर चले थे उससे जुड़े हुए एजेंडा पर आगे बढ़ रहे हैं, और यही हमारी उपलब्धि है, और इसीलिए हमारे रिश्तों में बराबर ये जो एक कंटिन्यूटी है वो बनी हुई है। लेकिन एक और गठबंधन है जो कुछ हासिल करना चाहता है, और वो है इंडिया अलायंस, या फिर मैं उसको कहूं विपक्षी गठबंधन एक साथ आया कि भाई एक साथ आना होगा क्योंकि मोदी को हराना है। अब धीमे धीमे वो खुद ही घटते जा रहे हैं, घटक दल के दल घटते जा रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन का भविष्य 2024 के लिहाज से आप कैसे देखती हैं, और क्या आपको लगता है कि मजबूत विपक्ष बच रहा है या बचने की उम्मीद है? आपने सवाल भी पूछा और जवाब भी खुद ही दे दिया। पहले आपने कहा अलायंस है, फिर आपने एहसास किया कि अलायंस तो सच में है ही नहीं। और सवाल तो यही है कि क्या कोई अलायंस बचा है? जब सारे पार्टनर्स ही एक एक करके भाग गए तो कौन सा गठबंधन? ये तो बचा खुचा पुराना यूपीए ही है। देखिए, हमारी टीएमसी की नेता अलग, नीतीश जी यू टर्न मार के वापस, तो बचा कौन? कुल मिला के जो मैंने आपसे बात पहले कही कि तमाम राजनीतिक दल एक साथ यदि आते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी एक विचारधारा के तहत कुछ नीतिगत मसले होने चाहिए जिसपे वो एक साथ आए हों। यहाँ पे एजेंडा कुछ था ही नहीं। इस गठबंधन के पास कोई रोड मैप नहीं था, इतने अंतर विरोध, तालमेल का अभाव। तो जब कोई तालमेल ही नहीं है तो ये तो ताश के पत्तों की तरह बिखरना ही था, तो बिखर गया। लेकिन आपको लगता है कि सबसे बड़ा पेच इस गठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूला था, या फिर चेहरा कौन होगा ये सबसे बड़ा, क्योंकि उसके बहुत सारे उसमें विकल्प के तौर पर हम होंगे, शायद ये ज्यादा बड़ी परेशानी रही? और महत्वाकांक्षाओं का टकराव पहले दिन से था, और ये सच है कि कोई नीति नहीं थी, कोई नियत नहीं था, कोई एजेंडा नहीं था। हर किसी के मन में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा, और सीटों का बंटवारा होगा कैसे? कोई कॉमन एजेंडा होना चाहिए। आपका कोई कॉमन एजेंडा ही नहीं है तो एक दूसरे के साथ कैसे सेटिंग होगी? पर बात तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हो रही थी, तो कहां हुआ? देखिए, पहले दिन से एक फोटो ऑप्स थे, फोटो अपॉर्चुनिटी थी, और जितनी भी बैठकों का दौर चला सिवाय फोटोशूट के और कुछ हुआ नहीं। कभी कोई स्पष्ट एजेंडा निकल कर नहीं आया कि कौन से विषय हैं, किन मसलों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। आखिर है क्या कि एक व्यक्ति का विरोध, नरेंद्र मोदी का विरोध करना है? भाई, जनता को आप क्या देना चाहते हैं? ऐसी कोई बात तो कभी निकल के आई नहीं। तो इस गठबंधन का भविष्य तो पहले से ही स्पष्ट था, और हम इस बात को हमेशा कह भी रहे थे। आज वो बात स्पष्ट रूप से जनता के सामने भी आ गई। तो एक सर्वाइवल का संकट था। सबको लग रहा था कि सत्ता से दूर हो रहे हैं, लगातार दूर हैं, किसी तरह कुछ प्रयास किया जाए। लेकिन साथ आने में इतना मन मुटाव, सबके मन तो एक थे नहीं, तो कोई भविष्य हो भी नहीं सकता था। लेकिन आरोप ये भी है कि इस तिलिस्म को तोड़ने का काम बीजेपी ने किया है। नीतीश जी आपके पास चले आए, आपने कहा यू टर्न ले लिया, और फिर नीतीश जी ने कह दिया कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, अब हम एनडीए में ही रहेंगे। तो आप इसके लिए पहले तो श्योर हैं कि नीतीश जी कहीं नहीं जाएंगे? दूसरा, आरएलडी, नीतीश जी को आप रोक नहीं पाए तो आपकी अपनी असमर्थता है ना। आप उसका ठीकरा हमारे सर पे क्यों फोड़ रहे हो?
आपके सहयोगी थे, आपको रोकना चाहिए था, आप नहीं रोक पाए, तो ये कहीं ना कहीं तो आपकी हार है। और आरएलडी आरएलडी को देख लीजिए, आप अपने साथी को नहीं रोक पाए, ये भी आपकी हार है। भाई हम तो प्यार से बुलाते हैं, लोग आते हैं, लोगों को लगता है हम देश के लिए काम कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, और मैं तो कहती हूँ हर सहयोगी का स्वागत है। हम एक बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, अगले 25 वर्षों में हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं। और उसके बाद 26 जनवरी की परेड हमने देखी, जब महिला रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक क्षेत्र से आगे नजर आई। आप खुद एक महिला हैं, मैं खुद महिला हूं, और प्रधानमंत्री मोदी जिन 4 जातियों का जिक्र करते हैं उसमें से एक महिला भी हैं। निर्मला सीतारमण बजट पढ़ रही थी, महिलाओं के लिए ऐलान हो रहे थे। इस बदलते भारत में महिलाओं की भूमिका और सशक्त होती भूमिका का क्रेडिट मोदी सरकार को या एनडीए को कितना आप देना चाहती हैं? निश्चित रूप से सरकार चाहती है कि हमारे देश की आधी आबादी देश की प्रगति में अपना योगदान दे, और आधी आबादी के अंदर क्षमताओं का, प्रतिभा का कोई अभाव नहीं है, और इसके अनेक उदाहरण तो आपने अपनी बात में स्वयं ही प्रस्तुत कर दिए। जरूरत होती है मौकों की, जरूरत होती है कि आप अवसर दीजिए, आप भरोसा कीजिए, और आज बेटियों को इतने अवसर मिल रहे हैं। आप देखिए कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस में आज बेटियां हैं। अभी हमने देखा कि भारत चांद पर पहुंच गया, हमारे इसरो के अंदर कितनी वैज्ञानिक हमारी महिलाएं। आप स्पोर्ट्स का क्षेत्र देख लीजिए, केवल स्पेस का सेक्टर नहीं, स्पोर्ट्स में हमारी बेटियां कहां दुनिया के कोने में जाकर नाम कमा रही हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देख लीजिए, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे अगर हम जाके बात करें तो आज हमारी गरीब परिवार से आने वाली जो महिलाएं हैं वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही हैं। मैं अपने मंत्रालय में स्टार्टअप्स की बात करूं, आज देश के अंदर हमारे पास 1 लाख से ज्यादा रिकग्नाइज स्टार्टअप्स हैं, और आपको खुशी होगी जानकर कि 45% ऐसे स्टार्टअप्स हैं, रिकग्नाइज स्टार्टअप्स, जिनकी निदेशक महिला है। तो महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के योगदान देश के लिए दे रही हैं, तो सरकार का काम तो एक फैसिलिटेटर के रूप में है, और हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, यह हमारी जिम्मेदारी है। जिस देश की आधी आबादी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगी, वो देश आगे कैसे बढ़ेगा? और हमने तो इतना बड़ा सपना देखा है कि भारत अब डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं रहेगा, भारत डेवलप नेशन बनेगा। हम दुनिया के विकसित देशों की श्रेणी में आकर खड़े होंगे, तो अपनी आधी आबादी को पीछे कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल साथ लेकर चलना होगा, और इसीलिए जो 2047 की बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं कि जब हम विदेशी निवेश जिस तरीके से पिछले कुछ वक्त में बढ़ा, खासतौर पे मैं उत्तर प्रदेश की भी बात करूं, गुजरात में हमने देखा वाइब्रेंट समिट का आयोजन हुआ। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, हम देख रहे हैं एयरपोर्ट्स डेवलप हो रहे हैं, खुद अयोध्या को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, जेवर एयरपोर्ट है, ये तमाम चीजें हो रही हैं। ऐसे में यूपी की 80 सीटें, पीडीए की बात होती है, वो पीडीए उसको आप कहां देखती हैं? और दूसरा, अपनी वहां की यूपी की सरकार इस इन्वेस्टमेंट के लिहाज से प्रदेश को कितना बेहतर कर पाई है? देखिए, उत्तर प्रदेश के लिए आज हम कहते हैं कि ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। एक ऐसा राज्य जिसके पास डेमोग्राफी तो हमेशा से थी, 26 करोड़ की हमारी आबादी है, बहुत बड़ा भौगोलिक विस्तार है, बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ के आम मतदाता को आगे बढ़ने के अवसर चाहिए थे वो नहीं मिल पा रहे थे। इन 7 वर्षों में ये बदलाव जरूर हुआ है कि बड़े पैमाने पर हमारी सरकार ने, किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना का निर्माण करना होता है, और उस दृष्टि से बहुत शानदार काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। आज उत्तर प्रदेश के लिए हम कहते हैं कि सर्वाधिक एक्सप्रेसवेज वाला राज्य है। हमारे यहाँ बड़े पैमाने पर रोड, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल सब बन गए, बिजली की व्यवस्था सुधर गई, लॉ एंड ऑर्डर इंप्रूव हो गया, इंटरनेट कनेक्टिविटी में विस्तार हुआ, तो एक बेहतरीन माहौल मिल रहा है, जिसके कारण ये जो इन्वेस्टर समिट हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लाखों करोड़ के एमओयू साइन हो रहे हैं, क्योंकि अब हमारे जो तमाम इंडस्ट्रीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको लग रहा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें जो तमाम संसाधन चाहिए और खास तौर से जो सुविधाएं और जो वातावरण चाहिए इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, वो हमें मिल रहा है। तो ऐसे में बड़े स्तर पे रोजगार सृजन भी होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रतिभावान, सामर्थ्यवान नौजवान है, उसकी आकांक्षाएं भी पूरी होंगी, और हमारे जो राज्य की जीडीपी है वो उड़ान भरेगी। उत्तर प्रदेश ने कमिटमेंट भी की, एक संकल्प भी लिया है कि अगर $5 ट्रिलियन भारत सरकार का संकल्प है तो $1 ट्रिलियन का उसमें योगदान हमारा होगा। तो मुझे लगता है कि सिर्फ बातें करने से तो $1 ट्रिलियन का नहीं होगा योगदान,
उसके लिए जो हमें एक रोड मैप बनाना है, वो रोड मैप बनाने का काम हमारी राज्य की सरकार ने बेहतर ढंग से किया है। इस बार जब बजट पेश हो रहा था तो राम को समर्पित कर दिया, फिर उसके बाद मथुरा की बात भी कर ली, प्रयागराज की बात भी कर ली। तो ये जो धार्मिक तौर पर उत्तर प्रदेश को डेवलप करने की बात है और उसमें मथुरा का भी जिक्र करना, बार बार ये नारा दिया जाता है कि अयोध्या, काशी और अब मथुरा की झांकी बाकी। देखिए, ऐसा है, हर पार्टी की अपनी कुछ प्रायोरिटीज होती हैं। भारतीय जनता पार्टी की अपनी प्रायोरिटीज हैं, लेकिन उसमें भी हमें ये देखना चाहिए, हमारे धार्मिक स्थल भी जब डेवलप होते हैं तो उसमें भी पर्यटन क्षेत्र की विकास की संभावनाएं बढ़ती हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बहुत बड़े उसमें संभावनाएं प्रबल होती हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य के जो मतदाता है, राज्य की जो आम जनमानस है, उनके अपने जीवन में खुशहाली लाने का भी ये टूरिज्म के माध्यम से ये एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट भी बनता है। इस दृष्टि से भी हमें इन निर्णयों को देखना चाहिए। लेकिन आपके बजट को अखिलेश यादव विदाई बजट बता देते हैं और उसके साथ 80 सीटों पर दावा भी ठोकते हैं, कहते हैं इस बार पीडीए काम करेगा। देखिए, ऐसा है, माननीय अखिलेश यादव जी को पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक केवल तब याद आता है जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं। जब विपक्ष में रहते हैं तो उन्हें याद आता है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करनी है, लेकिन जब वो सत्ता में रहते हैं तब वो भूल जाते हैं। यूपीए की सरकार को वो सपोर्ट कर रहे थे, क्यों उन्होंने नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करवाने के लिए प्रयास नहीं किया? तब उनको पिछड़ों की याद नहीं आई। रक्षा मंत्रालय उनकी पार्टी के पास था, आपने सैनिक स्कूलों में पिछड़ों के बच्चों को एडमिशन में रिजर्वेशन के विषय पर काम नहीं किया, तब आपके लिए पिछड़े महत्वपूर्ण नहीं थे। तो कुल मिलाकर, और आपने स्टेट में सत्ता संभाली है, आपने क्यों नहीं स्टेट में कास्ट सेंसस करा दिया? तो पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, ये सब आपको तभी याद आते हैं जब सत्ता आपके पांव के नीचे से निकल जाती है। 400 पार पर आपकी मोहर? मैं तो कह रही हूं कि देश की सेवा करने का अवसर हमें तीसरी बार मिलेगा। मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, फिर से देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आंकड़ों में मत उलझिए, देश हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया पटेल जी इस बातचीत के लिए। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। थैंक यू। मैम, आपसे अनुरोध करूंगी कि प्लीज आप। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद अदिति जी। सर, हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि देश में अभी सबसे ज्यादा जो ज्वलंत मुद्दा है वो यूसीसी पर है, जिसपे क्लैरिटी नहीं है, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और उन्हीं सवालों का जवाब आज आपसे लेंगे। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, यूसीसी देश के लिए कानून है, सभी नागरिकों के लिए कानून है, लेकिन ये इतना बड़ा हवा क्यों है? जनता इसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रही और सरकार इसे ढंग से समझा क्यों नहीं पा रही? देखिए, जब संविधान बन रहा था तब इस पे संविधान सभा में भी चर्चा हुई जी, और हमारे संविधान निर्माताओं में से एक प्रमुख, संविधान निर्माण में जिन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया, जिनको हम संविधान के शिल्पी भी कहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने उस समय भी खड़े होकर के कहा था कि हम कई ऐसे कानून हैं देश में जो सभी वर्गों पे लागू हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, आईपीसी लागू है भाई, सीआरपीसी लागू है, प्रॉपर्टी एक्ट लागू है, उदाहरण दिया। लेकिन हमारे यहां कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि कोई अपने धर्म के अनुसार कोई विवाह या दहेज उसकी पालन करता है तो हमें आपत्ति नहीं है, और अभी नहीं, इसको बाद में देखेंगे। अन्यथा संविधान निर्माताओं का मन तो यही था कि देश आजाद हो रहा है और सब नागरिकों के लिए एक जैसे कानून हो, ये विषय था, लेकिन लंबे समय तक अटका रहा। वर्तमान में आपको बताना चाहता हूं कि गोवा में करीब करीब यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा वातावरण है, काफी समय से है। उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने अभी पास किया है, और हमारे यहाँ भारत सरकार में जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है वो अलग अलग स्टेक होल्डर से इस संबंध में कंसल्टेशन कर रहा है। तो सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप भी चर्चा कर रहे हो। सर, तो कुछ युवाओं की तरफ से सुझाव भी है और कंफ्यूजन भी है, वो आपसे समझते हैं। लिव इन रिलेशनशिप को लेकर इस पे काफी चर्चा हो रही है। युवाओं का ये मानना है कि हमारी प्राइवेसी का हनन है,
वो ये मानते हैं कि अगर आप लिव इन में रहेंगे तो भी आपको 1 महीने में रजिस्ट्रेशन कराना है, आप ब्रेकअप होता है तो भी आपको 1 महीने बाद बताना है। तो ये बहुत ज्यादा प्राइवेसी का हनन है। तो इसमें युवाओं की सोच सही है क्या? वो इसमें बदलाव हो सकता देखिए, है? मैं अदिति जी ये बताना चाहता हूं कि कुछ भी अच्छे कानून जब भी आते हैं जो देश सुधार के होते हैं, देश के लिए आवश्यक होते हैं, कुछ वर्ग ऐसे जुड़ जाते हैं, कुछ लोग ऐसे जुड़ जाते हैं। अब आधार आया, कितना अच्छा था, लेकिन प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए। जो अच्छी चीजें हैं उनको अटकाना नहीं चाहिए। जितने भी युवा हैं, देखिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने स्लोगन दिया, नए भारत की नई उड़ान। इस उड़ान में ये भी सम्मिलित है, उड़ो देश आगे बढ़ेगा और भारत तीसरी महाशक्ति तो जल्दी बन जाएगा इकोनॉमी में, और 2047 तक तो भारत कहां पहुंचेगा इसकी कल्पना नहीं पर है। क्या ऐसा कोई प्रावधान है, जैसे समलैंगिक संबंधों में भी सुप्रीम कोर्ट तक गए और बदलाव हुआ, तो क्या ऐसा प्रावधान युवाओं के लिए इसमें मिलेगा लिव इन रिलेशनशिप? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं कि आप ऐसा सोचिए कि जब यूसीसी लागू उत्तराखंड में हो रहा है तो सभी नागरिकों पे एक जैसा रहेगा ना। इसमें दिक्कत कहां है? कोई अड़चन पता नहीं क्यों पैदा कर रहे हैं, सभी के लिए है ना। सर, जब आपने कानून मंत्रालय संभाला उस समय एक माहौल था कि सरकार और जुडिशरी के बीच में काफी खींचतान है, लेकिन जब आपने संभाला और अब तक सडनली वो मुद्दे गायब हो गए, तो वो क्या गुण और किस तरीके से आपने जुडिशरी और सरकार के बीच में वो तालमेल बिठाया? देखिए अदिति जी, संविधान का जो आर्टिकल 50 है वो ये कहता है कि तीनों अंग, कार्यपालिका जी न्यायपालिका और विधायिका, जी इनका काम भी बटा हुआ है, इनकी ताकत भी बंटी हुई है, और ये मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। कोई ये कहे कि मैं सुप्रीम हूं, कोई भी अंग, जी तो संविधान उसको अनुमति नहीं देता। किसी मामले में कोई सुप्रीम होगा, जैसे जुडिशियल रिव्यू है तो उसमें न्यायपालिका सुप्रीम है, लेकिन अगर संविधान में संशोधन करना है तो वहां संसद सुप्रीम है। अगर किसी चीज का इंप्लीमेंट करना है तो वहां कार्यपालिका सुप्रीम है। तो संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान कठोर भी बनाया जी और लचीला भी बनाया। इसलिए हमारे आसपास देश आजाद हुए, लेकिन किसी में कोई अशांति है, किसी में कोई अशांति है। भारत में अगर शांति है और भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, नए भारत की नई उड़ान ले रहा है, तो उसका एकमात्र कारण है भारतीय संविधान। राममय हुआ, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरा माहौल राममय था, राम मंदिर का निर्माण हो गया। ये आपके लंबे समय से चली आ रही आपका जो वादा था देश के लिए, वो भी आपने पूरा किया। लेकिन सर, जब ये पता है भाजपा को, आपको भी पता है, एसपी साहब को भी पता है, नरेंद्र मोदी जी को भी पता है कि वो सरकार वापस ला रहे हैं, विपक्ष के साथ बैठे तो दबी जबान में उनको भी पता है कि सरकार मोदी जी की आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी श्वेत पत्र लाना, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार को वापस लाना, आरएलडी के साथ समझौता, उसके बावजूद इन सब की जरूरत क्यों? देखिए, आपने श्वेत पत्र का जिक्र किया जी तो इस देश में ऐसा नहीं है कि पहली बार ही कोई श्वेत पत्र आ रहा है। जी 1959 में भी श्वेत पत्र आया था इंडो चाइना रिलेशन को लेकर के। जब इमरजेंसी आई थी तो मीडिया का रोल, मीडिया को कैसे कंट्रोल किया, इमरजेंसी में दबाया, इसमें भी लाल कृष्ण आडवाणी जी व्हाइट पेपर लेकर के आए थे। तो व्हाइट पेपर तो लाने की हमारी संसदीय, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का एक पार्ट है। हम देश को ये बताना चाहते हैं कि 4 और 14 के बीच में इन्होंने कितने खड्डे किए, देश को जानने का हक है। हमने उन खड्डों को भरा भी और देश को आगे ले गए। विकसित भारत बनाने की कल्पना को हम साकार करने में लग गए। 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी इन्होंने छोड़ी थी, हम 5 टॉप इकोनॉमी में देश को ले आए। हम सांस्कृतिक पुनरुत्थान, जिसका जिक्र आपने किया अभी, मैं ये कहना चाहता हूं, कोई एक घटना नहीं है जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होती है अयोध्या में, एक ये बड़ा हमारे सांस्कृतिक पुनरुत्थान का विषय है। लेकिन ये एक घटना नहीं है जी, आप इसको देखिए। नरेंद्र मोदी जी का ही कालखंड है जिसमें केदारनाथ जी ठीक होते हैं। नरेंद्र मोदी जी का ही कालखंड है जिसमें काशी भव्य बनती है,
नरेंद्र मोदी जी का ही कालखंड है जिसमें महाकाल पे कॉरिडोर बनता है। नरेंद्र मोदी जी का ही कालखंड है सोमनाथ ठीक होते हैं। नरेंद्र मोदी जी का ही कालखंड है रामेश्वरम ठीक होते हैं। नरेंद्र मोदी जी का ही कालखंड है कि नरेंद्र मोदी जी से आने से पहले इस देश की मूर्तियां चोरी हो जाती थी, वापिस लाते तो थे लेकिन दबी जबान से बगावत करते थे। नरेंद्र मोदी जी तक जो मूर्तियां चोरी हुई थी वो 13 ही वापिस आई और नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से अब तक 231 चोरी हुई मूर्तियां भी हमें भारत में वापस ले। ये नरेंद्र मोदी का कालखंड है, ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान का कालखंड है। बिल्कुल सर, लेकिन अब आप पे आरोप तो लगता है कि पॉलिटिक्स थ्रू रिलीजन हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ये भारत, देखिए भारत पहचाना कैसे जाता है? अपनी संस्कृति से। संस्कृति से। और मैंने तो कई जगह कहा है कि जब वर्षा आती है तो प्रकृति खुश होती है और जब कोई संत आता है तो संस्कृति खुश होती है। तो नरेंद्र मोदी का कालखंड संतों का सम्मान। कल भी आप देखिए ना, कहीं जाते हैं तो भारतीय संस्कृति, पहले तो परहेज करते थे, गंगा आरती भी नहीं करनी। अरे गंगा आरती भी नहीं करनी क्या? लेकिन नरेंद्र मोदी जी हैं जो भारतीय संस्कृति का, मैं संस्कृति मंत्रालय में भी राज्य मंत्री हूं, इसलिए मुझे पता है जी कि इतने कार्यक्रम पहले कभी नहीं हुए। बिल्कुल कभी नहीं हुए। ये राजपथ ही रहता। ये नरेंद्र मोदी जी आए इसलिए सुभाष बोस को सम्मान देने के लिए कर्तव्य पथ बनाया और वहां पे सुभाष बोस की इतनी बड़ी मूर्ति लगाई थी। ये जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी वहां। तो जैसे आपने नकार दिया पॉलिटिक्स थ्रू रिलीजन, लेकिन एक चीज और पूछते हैं, आप पे आरोप ये भी है, बतौर कानून मंत्री आपकी सोच क्या है इसको लेकर? ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आप पे मामला हमेशा रहता है, जिसको लेकर संसद में भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, तो ये कितना सही है और ये कितना आम आदमी की मानसिकता पे इफेक्ट करेगा कि जब जब चुनाव होता है, राजस्थान का जिक्र है, चुनाव होते ही ईडी पहुंच जाती है, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या ईडी चुनाव के समय पहुंचती है क्या? अगर किसी ने गड़बड़ की है तो अगर चुनाव का समय है तो ये नहीं देखा जाएगा किसी ने चोरी की है। प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि ईडी और सीबीआई ये हमारे समय तो बनी नहीं है, ये सेंट्रल एजेंसीज हैं, बिल्कुल जांच करती हैं। जब कोई केस में पता चलता है कि नहीं ये इन्वॉल्व है तब वो जांच करने के लिए, रेड करने के लिए जाते हैं। अगर कोई समन के माध्यम से अपनी बात कहते हैं कि कई जगह समन दे करके भी बुलाते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं यहाँ राजनीति में जो समन दे तो हम समन का सम्मान ही नहीं करते। कई ऐसे हैं कि नहीं हम तो आएंगे ही नहीं। एक अभी ऐसे मुख्यमंत्री थे जो दिल्ली आए फिर भी नहीं आए, अंत में पेश होना ही पड़ा। तो देखिए कानून अपना काम करता है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया उसमें एक बहुत अच्छी चीज की थी कि हम रूल ऑफ लॉ स्थापित कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ा आदमी है उस पर कोई हाथ नहीं डालेगा, ये भाव अब चला गया। अब रूल ऑफ लॉ में सब बराबर हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी काम करने वाले अगर गलत करेंगे तो ईडी और सीबीआई का सामना उनको करना ही पड़ेगा। ये नरेंद्र मोदी जी का कालखंड। नरेंद्र मोदी जी कुछ कहते हैं और उस पर राजनीति होती है, जाहिर तौर पर देश के प्रधानमंत्री भी हैं, बड़े नेता हैं। अब एक भारत रत्न को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। पहले कहा कर्पूरी ठाकुर जी को किया, नीतीश कुमार जी आ गए। फिर अडवाणी जी पर एक सवाल था कि वो राम मंदिर गए नहीं गए, उनको उतना श्रेय मिला, अडवाणी जी को मिल गया। अब आज 3 बड़े नाम हुए जिसको अगर राजनीतिक चश्मे से देखें तो आरएलडी से समझौता, और चौधरी चरण सिंह जी का इम्पैक्ट तो सर राजस्थान में भी है, वो भी आपसे समझना चाहेंगे, हरियाणा में भी है। और तो ये राजनीतिक तरीके से 2024 के लिए सीट बाय सीट, कास्ट बाय कास्ट इसकी पूरी तैयारी हो रही है। देखिए भारत रत्न जिनको हक था उनको मिलना चाहिए। अब जैसे आपने एक नाम लिया कर्पूरी ठाकुर साहब का, उनको भारत रत्न उस समय मिल जाना चाहिए। वो सामाजिक न्याय के इतने बड़े आदमी थे, उस समय मिल जाना चाहिए। लेकिन राजनीति भारत रत्न में कौन कर रहे हैं? देखिए आप कांग्रेस के कुछ लोग बोल रहे थे कि भारत रत्न तो जिंदे जी दिया ही नहीं जा रहा है। नेहरू जी को नहीं मिला भारत रत्न, इंदिरा जी को नहीं मिला भारत रत्न, समझ में ही नहीं आ रहा है। इन्होंने भारत रत्न एक फैमिली की प्रॉपर्टी मान लिया।
नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने कहा जो भारत रत्न के हकदार थे, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, एसपी सिंह साहब, बघेल साहब अच्छा कह रहे हैं कि उनको तो भारत रत्न उस समय मिल जाना चाहिए ना, जब जिंदा थे तब भी मिल जाना चाहिए। 56 के बाद तो डिमांड हुई लोकसभा में, भयंकर। आरपीआई के 10 एमपी थे, उन्होंने हंगामा किया कि भारत रत्न क्यों नहीं दे रहे हो, तो भी नहीं दिया। तो और कब दिया? जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई तब दिया, जब अटल जी अडवाणी जी बाहर से हम समर्थन कर रहे थे तब दिया। तो भारत रत्न में तो ये राजनीति कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने मदन मोहन मालवीय जी को भारत रत्न दिया। क्या मदन मोहन मालवीय जी भारत रत्न के हकदार नहीं थे क्या? अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया, प्रणब मुखर्जी को भी भारत रत्न दिया, ध्यान है ना? बिल्कुल। ये राजनीति नहीं है। जो लोग भारत रत्न के हकदार थे, जो वंचित रह गए, वंचितों को वरीयता देने का काम भी नरेंद्र मोदी का है। इस दिशा में भी बढ़ता हुआ कदम है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि आज पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया, जो रिफॉर्म्स की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन एक राजनीति जो आज की तारीख में राम मंदिर हो गया, लेकिन एक SC ST OBC, इस पे बड़ी राजनीति होती है। पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि OBC आरक्षण दो, जब महिला वंदन बिल आया, और अभी भी प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में बार बार SC ST OBC या तो उनके काम में नजर आ जाता है, या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के जो पूरा सेटअप तैयार हुआ डिप्टी CM का, उसमें नजर आता है। तो सर, आपके मुंह से जरूर समझना चाहेंगे कि जो SC ST OBC जो वोटर हैं, वो क्या सोचता है देश में? आप तो मिलते हैं, आप अपने बीकानेर जाते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम मैंने ही पेश किया था लोकसभा जी, में। बिल्कुल। और उस समय वो बोले थे, जिसका आप जिक्र किया, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी। देखिए, OBC वर्ग का हमेशा से ही कांग्रेस ने विरोध किया। ये पता नहीं कैसे राहुल गांधी जी को अब कोई किसी ने कह दिया, लिख दिया। कांग्रेस की तो कल्चर रही है जी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 51 में एक इस्तीफा भेजते हैं कि मैं कानून मंत्री नहीं रहना चाहता, उसके कारण गिनाते हैं। उसमें एक कारण और है, जो नेहरू जी को कहते हैं कि आपने वादा किया था कि मैं OBC जातियों के लिए एक कमीशन बनाऊंगा, और आपने कमीशन नहीं बनाया, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। तो बाबा साहब तो 51 में कह रहे थे कि आप OBC जातियों का आपने कमीशन बनाना चाहिए। फिर कमीशन बन गया तो उनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, वो मोदी जी ने दिया। देखिए, कांग्रेस लगातार OBC समाज का अपमान करती रही है। सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, कितना अपमान किया। ये अब जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। और कल परसों तो उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, उनको शायद या तो जानकारी नहीं है, पता नहीं है नरेंद्र मोदी जी को लेकर के। मैं तो इनके गांव गया हूं, पिछड़े समाज से, इनका वडनगर गांव देखो, इनका एरिया देखो। राजस्थान में इनका समाज, हमारे जो रहते हैं, तो उनके आपस में शादियां भी होती है। शुरू से ही पिछड़े वर्ग से ही आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, फिर भी भ्रम फैलाना, गलत दुष्प्रचार करना, ये कांग्रेस की आदत हो गई है। नरेंद्र मोदी जी की जो लोकप्रियता बढ़ रही है। खबर आज ही की है, भारत रत्न का ऐलान, और इससे ठीक पहले लालकृष्ण आडवाणी जी को और कर्पूरी ठाकुर जी के नाम को लेकर भी, और उनको भी भारत रत्न का ऐलान किया गया। लेकिन सवाल ये पूछा जा रहा है कि ठीक है आपने कह दिया, लेकिन इसकी टाइमिंग, उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि आपको जहां जहां साधना है उसके हिसाब से आप नामों का चुनाव करते हैं। मोदी सरकार ऐलान करती है कि यही समय, सही समय है, इनको सम्मानित कर दिया जाए। मैं आपको बताता हूं, इन सम्मानों से वोट की राजनीति नहीं है। ये देश के विविधताओं को, और प्रधानमंत्री जी हमेशा लाल किले से भी 4 बार बोल चुके हैं कि देश के हर प्रधानमंत्री ने कुछ न कुछ किया है। मोदी ऐसा नहीं कहते कि सब मैंने किया, पहले भी हुआ है, लेकिन उन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल दिखाने वाला म्यूजियम निकाला। एक भी कांग्रेस वाला वहां नहीं गया है। वहां नेहरू जी का भी है, वहां इंदिरा गांधी का भी है, वहां राजीव गांधी का भी है, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं। तो इसलिए तैयार नहीं क्योंकि उनको मोदी द्वेष है, मोदी विद्वेष पर इनकी राजनीति चलती है। लेकिन उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू पर लगातार हमला बोला जाता है। हमने सदन में सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया, कैसे कश्मीर की समस्या उनकी ही देन है,
इसकी भी बात की और इसके अलावा नेहरू के समय में जिस तरीके से प्रॉब्लम्स पैदा हुई उनका भी जिक्र किया गया और इसको लेकर कांग्रेस काफी नाराज नजर आई। ये कहा गया कि नेहरू के बगैर आज के समय में भी क्या आपकी राजनीति पूरी नहीं होती जब तक आप उन ये पर हमला न कमाल है, बोलें। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। मोदी जी देश का सोचते हैं। मुद्दा ये है कि नेहरू जी ने जो अच्छा किया उसको अच्छा कहा, जो नहीं किया उसको बुरा कहा, और ये तो इतिहास का विश्लेषण हमेशा होता रहेगा। सरदार पटेल ने सारे 540 संस्थान विलीन कर दिए बिना शर्त। एक ही नेहरू जी के पास जिम्मेवारी थी और नेहरू जी ने कश्मीर में 370 दे दिया, जिसको निकालने के लिए देश को 75 साल राह देखनी पड़ी और अब निकल गया और कश्मीर में खुशहाली वापस लौट आई। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं बात करती हूँ। इसी ओबीसी वाली बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी को बिना सड़कों पर आंदोलन किए ओबीसी वर्ग का दर्जा मिल चुका है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं। उससे पहले राहुल गांधी ने इसको लेकर स्टेटमेंट दिया था। हद हो गई। अरे भाई, मोदी जी ने जो कार्यक्रम किए उसके बारे में बोलो। अब कहा जनेऊ दिखाने लगे हो? ऐसा देश नहीं रहा है। देश बहुत आगे चल पड़ा है। देश तरक्की के लिए वोट करेगा, विकास और विरासत का सम्मान, इसके लिए लोग वोट करने वाले हैं। और इसलिए आपने जो पूछा था राम मंदिर 500 साल की लड़ाई थी, उसके लिए इतना बड़ा संघर्ष हुआ। मैं 90 के कार सेवा में और 92 के कार सेवा में भी था। 92 में मैं मंच पर था तो मैंने देखा है मेरे आंखों के सामने क्या लोगों का जबरदस्त एक्शन था। तो ये मैंने देखा है। तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि अरे राम सब जगह है ना, कहाँ नहीं है। मैं केरल का प्रभारी हूं, वहां कम्युनिस्ट नेता है सीताराम। वो सीता भी है, राम भी है। वो एन राम बड़े पत्रकार है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जो मुख्यमंत्री थे एम.जी. रामचंद्रन। तो ऐसे जहां जाओ वहां राम है। ये देश एक था। अब वो नैरेटिव नया तैयार कर रहे कि ये अलग है, नॉर्थ अलग है, साउथ अलग है। जी। बिल्कुल अलग नहीं है। पूरा देश एक है और पूरा देश एक रहेगा। अब ये बोलते हैं कि हमारा जो टैक्स हमने दिया है उतना हमें वापस करो। और तो फिर देश का रक्षा कौन करेगा? उसका खर्चा मिलिट्री का कौन करेगा? अगर ऐसा हुआ कि हर राज्य ने किसे जितना पैसा आया उतना सब उसको दे, तो फिर राज्य को, देश को न्यायालय कैसे मिलेंगे?